हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 5 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक। दोनों टॉपिक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। फर्स्ट टॉपिक में थोड़ा आईआर से भी इसका रिश्ता आएगा। जीएस पेपर 2 आईआर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और सेकंड टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट टॉपिक इज हाउ डज द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज बाय इनकम। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को इनकम से कैसे क्लासिफाई करता है, कैसे उसको किया जाता है। एंड सेकंड इज हेल्थ ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। इंडिया के इकोनॉमी का हेल्थ क्या है। क्या ट्रम्प ने बोला इंडियन इकोनॉमी डेड है, तो क्या इंडियन इकोनॉमी वाकई में डेड है क्या, है ना। इस साल मेंस के ऊपर इस पे एक क्वेश्चन आने के चांस जरूर हैं। चाहे आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हो, चाहे आप एपीएससी का मेंस दे रहे हो, इस पे एक क्वेश्चन आने के चांस जरूर है। चांस, आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन आ ही जाएगा। पहले लास्ट टाइम जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनके मॉडल आंसर, और आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर कुछ भी नया वोकेबलरी सीखते हो, नए कीवर्ड सीखते हो, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज बाय इनकम। सॉरी, दैट इज टॉपिक नंबर 1, बट ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में है तो इसलिए हम इसको समझते हैं। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज के इनकम को कैसे क्लासिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा वर्ल्ड बैंक, है ना। अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग इनकम कर रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा इनकम कर रही है, कोई कम इनकम कर रही है। तो किसी कंट्री को रिच या हाई इनकम ग्रुप बोला जा सकता है, किसी को मिडिल इनकम ग्रुप बोला जा सकता है, किसी को लोअर मिडिल इनकम ग्रुप बोला जा सकता है, किसी को लो इनकम ग्रुप बोला जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक ये कंट्रीज को क्लासिफाई करता है, और टाइम टू टाइम पे हर कुछ ईयर में ये क्लासिफिकेशन में शिफ्ट्स करते रहता है। तो अभी वर्ल्ड बैंक का जो 2024 का अपडेट आया है उसमें शिफ्ट देखने के लिए मिला है। और ये देखने के लिए मिला है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो लो इनकम से मिडिल इनकम में चली गई हैं, और मिडिल इनकम से हाई इनकम में भी चली गई हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक करता है। 4 इनकम ग्रुप्स, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड को 4 इनकम ग्रुप्स में डिवाइड करता है। यहाँ अगर आप कलर में देखोगे तो क्या क्या कलर्स हैं जो वर्ल्ड बैंक दिखा रहा है। वन इज लो इनकम। लो इनकम जो है आपको डार्क वायलेट कलर का दिखेगा, देखो। ये अगर पूरा वर्ल्ड मैप आपको देख पा रहे हो, पूरा वर्ल्ड मैप, तो डार्क इनकम वाली कंट्रीज कौन है। ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज जो है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, वो डार्क वॉयलेट वाली कंट्रीज जो लो इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है। और यहाँ पे अफगानिस्तान भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मेडागास्कर भी दिखेगा। ये लो इनकम वाली कंट्रीज है। लोअर मिडिल इनकम, जो लो इनकम से थोड़ा ज़्यादा हो, लोअर मिडिल इनकम में आपको इंडिया दिखेगा, पाकिस्तान दिखेगा, है ना, म्यांमार वगैरह दिखेंगे। कुछ कुछ कंट्रीज यहाँ पे आपको दिखेंगे, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी आपको दिखेंगी, जो कहाँ दिखेंगे, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में दिखेंगे। फिर आता है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में आपको कौन दिखेगा। चाइना दिखेगा, मंगोलिया दिखेगा, कजाकिस्तान दिखेगा, ईरान दिखेगा। ईरान भी आपको अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में दिखेगा। ब्राजील दिखेगा, ठीक है। ये सब कंट्री, मैक्सिको दिखेगा, ये अपर मिडिल इनकम वाली कंट्रीज हैं। फिर आपको हाई इनकम की कंट्रीज दिखेंगे। हाई इनकम में यूएस दिखेगा, कनाडा दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज एंड रशिया दिखेंगी, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दिखेंगे। ये आपको हाई इनकम। अब ये इनकम को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। वर्ल्ड बैंक ये बोलता है जीएनआई। जीएनआई मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। मैं आगे बताऊंगा ग्रॉस नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। बट ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन। पर पर्सन नेशनल इनकम, अगर पर पर्सन मतलब टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो पर पर्सन नेशनल इनकम अगर $1135 से कम है या उसके इक्विवेलेंट है, तो ऐसे कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज में आती हैं। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जिनका ये 1135 के बाद 36 से 4465 तक आती हैं, ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आती हैं। अपर मिडिल के लिए 4466 से 13,845 होना चाहिए। उससे ज़्यादा पे हाई इनकम कंट्रीज में आएगा, मतलब पर पर्सन इनकम ये डॉलर में ये होना चाहिए। और ऐसा ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है ना। तो ये चीज़ क्लासिफिकेशन भी मेंस में आपके काम जरूर आ सकती है। प्रीलिम्स में भी ऐसे पूछा जा सकता है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा मेजर द एवरेज इनकम पर पर्सन इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो इनकम आ रहा है, फॉर एग्जांपल रिलायंस जो है, रिलायंस मान लो इनकम कमा रही है, वहां से प्रॉफिट इंडिया के अंदर ला रही है, या फिर यहाँ से कुछ लोग कमाने गए हैं सऊदी अरेबिया, यूएस, वहां से पैसे कमा के इंडिया भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी जो आ रहा है उसको सब जोड़ के क्या निकाला जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम निकाला जाता है। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स द टोटल वर्थ ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ टाइम फ्रेम, है ना। जनरली एक साल की बात की जाती है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए
हम लोग NNP एट मार्केट प्राइस लेते हैं, उसमें से टैक्स घटाते हैं और सब्सिडीज को जोड़ते हैं। NNP के क्या फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल नेट इनकम अर्नड बाय द सिटीजन एंड बिजनेसेस ऑफ ए कंट्री आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद। कैपिटल एसेट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस ने इस साल कुछ इनकम किया, बट रिलायंस की जितनी मशीनरी है वो पुरानी हो रही है ना। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक कार खरीदी, कार इसलिए खरीदी कि कार को आप ओला में, उबर में एज अ टैक्सी यूज करोगे। कार ने पूरे साल में कार ने ऑलमोस्ट, है ना, पेट्रोल वगैरह सब कुछ खर्चा काटने के बाद मान लो 5 लाख का इनकम किया। बट कार की खुद की प्राइस भी 1 लाख कम हो गई, क्योंकि अब कार जो है पुराना हो चुका है। अब जो 10 लाख में आपने खरीदा था वो 9 लाख में ही शायद बेच पाओगे, या 8 लाख में ही शायद बेच पाओगे। ठीक है, तो वो जो डेप्रिसिएशन इसका हो रहा है वो 5 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, ये जो है ये आपका एक्चुअल इनकम है। ऐसे ही सब पूरे कंट्री का एक्चुअल इनकम अगर निकालते हैं मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? ये सब आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो, नेशनल इनकम में पढ़ते हो। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट। ग्लोबल इनकम क्लासिफिकेशन ट्रेंड की शिफ्ट्स इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब सीधे सीधे वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक ये बोलता है ग्लोबल शिफ्ट जो है वो अपवर्ड हो रहा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपवर्ड हो रहा है, और कंट्रीज का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अपवर्ड हो रहा है। कंट्रीज 2004 से 20 ईयर्स का कंपैरिजन किया है यहाँ वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का ये कंपैरिजन जो है वो एक साल का कंपैरिजन नहीं है, 20 ईयर्स का है। 2004 में अगर 37.4% कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज थी, तो अभी सिर्फ 7.6 कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज में है। मतलब पॉवर्टी का रिडक्शन बहुत अच्छा हुआ है। अपर मिडिल ग्रुप जो है वो भी बड़े हैं। पॉपुलेशन इन अपर मिडिल इनकम कंट्रीज रोज फ्रॉम 8.9 टू 34.7। अपर मिडिल इनकम में भी पॉपुलेशन बढ़ा है। लोअर मिडिल इनकम स्टेबिलिटी, लोअर मिडिल इनकम ग्रोथ हैज रिमेन्ड रिलेटिवली स्टेबल अराउंड 38.40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है। हाई इनकम कंट्रीज फ्लक्चुएशन हुआ है, खासकर कोविड के बाद वहां पे थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखने को मिला है। कहाँ पे? हाई इनकम कंट्रीज में। तो पॉवर्टी कम हुई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में पॉपुलेशन बढ़ा है, जिसका इनकम बढ़ा है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज स्टेबल रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। हाई इनकम में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। तो ये सब पूरा डेटा है, आपको क्या इसको याद रखना है? नहीं, एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं है। वाई डू कंट्रीज शिफ्ट बिटवीन इनकम ग्रुप? इनकम ग्रुप के बीच में कंट्रीज क्यों शिफ्ट करती हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ग्रोथ भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है। इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर पर्सन पर कैपिटा, वो 2022 में 2250 था, 2023 में 2610 बढ़ गया। हम धीरे धीरे अपर मिडिल इनकम स्टेटस के करीब जा रहे हैं। शायद हम लोग आने वाले 5-10 ईयर्स में हम लोग अपर मिडिल इनकम कंट्रीज का स्टेटस अचीव कर लेंगे। तब तक ऐसा नहीं होगा कि वर्ल्ड बैंक वही क्राइटेरिया लगा कर रखेगी, वर्ल्ड बैंक भी थोड़ा क्राइटेरिया ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगी। करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, अ वीकर लोकल करेंसी रिड्यूसेस GNI। अगर हमारा करेंसी कम हो जाता है, वीक हो जाता है, रुपया वीक होगा डॉलर के कंपेरिजन में, तो हमारा हमारा क्या होगा? सीधे हमारा जो GNI है वो धीरे धीरे कम होगा। इजिप्ट्स करेंसी डिप्रिसिएशन लेड इट्स GNI पर कैपिटा टू फॉल फ्रॉम 3890 टू 3240, रिक्लासिफाइंग इट फ्रॉम अपर मिडिल टू लोअर मिडिल, है ना, इजिप्ट का करेंसी डिप्रिशिएट होने के बाद। पॉपुलेशन ग्रोथ, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होगा? नीचे में जो पॉपुलेशन आता है वो बढ़ जाएगा, तो लोअर मिडिल इनकम स्टेटस मेंटेन रहेगा। इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में क्या है? हमारा फिजिकल स्पेस लिमिटेड है। फिजिकल मतलब पैसे का स्पेस। गवर्नमेंट जो फंड एलोकेट करती है वो हेल्थ के लिए कम जाता है, 2% ही जाता है। मतलब हॉस्पिटल्स के लिए कम पैसा एलोकेट हुआ है, फ्री मेडिसिन और फ्री हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कम एलोकेट किया जा रहा है। तो अगर आप बीमार हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओगे, आपका खर्चा आएगा, आप गरीब रह जाओगे। ठीक है। बाकी कंट्रीज जो कि अपर मिडिल कंट्रीज हैं वो 5-6% हेल्थ पे खर्चा करती हैं। हाई इनकम इनइक्वालिटी, रैपिड ग्रोथ हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू इक्विटेबल वेल्थ। ग्रोथ हुआ है बट वो इक्विटेबल वेल्थ नहीं हुआ है। 77% नेशनल वेल्थ 10% ऑफ इंडियंस के पास गया है, ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट बताता है। ग्रोथ हुआ है इंडिया में 6% से ज्यादा, GDP ग्रोथ हर साल होता है, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने के लिए मिलता है, जिसको हम जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। स्टेप्स टेकन, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है? PM गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिएट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी का इनेबलर होता है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है
क्रिएशन के टाइम पे भी इकोनॉमी बूम करती है और क्रिएशन के बाद भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके जॉब और ज्यादा क्रिएट होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू improve एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, स्पेशली इन रूरल एरियाज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी, है ना, एक्सेस को, इक्विटी को, क्वालिटी को रूरल एरियाज में इंप्रूव करना चाहती है। आयुष्मान भारत प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर टू ओवर 50 करोड़ पीपल एड्रेसिंग पब्लिक हेल्थ गैप्स। आयुष्मान भारत भी फ्री हेल्थ केयर 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड करता है। मेक इन इंडिया एंड पीएलआई स्कीम promotes डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस की सेक्टर। मेक इन इंडिया और पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है। डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया फोकसेज ऑन डिजिटल इंक्लूजन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू इक्विप्ड विथ यूथ विथ एम्प्लॉयबल स्किल। डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया में क्या करता है, डिजिटल इंक्लूजन पे फोकस करता है कि लोग और ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड होते जाएं। तो ये सारा काम इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमें और ज्यादा एक्सेलरेशन देना होगा, एमएसएमई पे फोकस करना होगा, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, गांव में एंटरप्रेन्योरशिप आए, विलेज एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर, कपड़े, जूते, है ना, टॉयज, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है। ह्यूमन कैपिटल, स्किलिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, strengthen social safety net, expand direct benefit transfer and targeted subsidies to reduce vulnerability and inequality। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को एक्सपैंड करना पड़ेगा, टारगेटेड सब्सिडीज को एक्सपैंड करना पड़ेगा टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी एंड इनइक्वालिटी। वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। प्रमोट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना होगा, आरएनडीज को सपोर्ट करना होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना होगा टू ड्राइव प्रोडक्टिविटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। प्रोडक्टिविटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करने के लिए। हेल्थ ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रेफर टू इंडियाज एज डेड इकोनॉमी। देखो अभी सेकंड टॉपिक पे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे इंडिया की इकोनॉमी को क्या बोल दिया, डेड इकोनॉमी बोल दिया। तो क्या इंडिया की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है? हम उसको देखते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, अभी 50% टैरिफ लगा दिया है। तो यहाँ पे हम इंडिया की इकोनॉमी को समझेंगे कि क्या इंडिया की इकोनॉमी वाकई में एक डेड इकोनॉमी है कि नहीं है ना। तो ये इसमें मेंस के लिए पूरा भर भर के आपको कंटेंट मिलेगा, जो अगले साल मेंस देंगे उनके लिए भी, जो इस साल मेंस देंगे उनके लिए तो है ही। इंडिया यूएस इकोनॉमिक रिलेशन हम अलग से कवर करेंगे, एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे, आज इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। वो टॉपिक भी काफी काफी इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया यूएस इकोनॉमिक रिलेशन, या एक तरह से ट्रेड वॉर ही छिड़ गया है जब 50% टैरिफ ट्रम्प साहब लगा चुके हैं। तो गवर्नमेंट डिफेंडेड इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हाईलाइटिंग इट्स राइज फ्रॉम द फ्रेजाइल 5। इंडिया जो है फ्रेजाइल 5, ऐसी 5 इकोनॉमी में थी जो फ्रेजाइल थी। फ्रेजाइल मतलब कि कांच जैसा थी, टूट सकती थी, टू बीइंग अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 5। बट अभी हम वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में है, फोर्थ पोजीशन पे आते हैं। इंडिया का इकोनॉमी जो है जीडीपी में 4.2 ट्रिलियन डॉलर पे आ चुका है। अगर हम परचेजिंग पावर पेरिटी पे एडजस्ट करें, परचेजिंग पावर पेरिटी पे जीडीपी एडजस्ट करें, तो 2008 से हम लोग थर्ड पोजीशन पे हैं, है ना, यूएस और चाइना के बाद है। परचेजिंग पावर पेरिटी में तो चाइना ऊपर है, फिर यूएस है, फिर इंडिया है। नॉमिनल जीडीपी में यूएस है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर इंडिया है। नॉमिनल जीडीपी मतलब कि अभी करंट मार्केट रेट पे, इंडिया के मार्केट रेट पे जितना हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रमोट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर वही गुड्स एंड सर्विस अगर यूएस में प्रोड्यूस होता, वही गुड्स एंड सर्विस, उतना ही गुड्स एंड सर्विस यूएस में प्रोड्यूस होता, तो यूएस के मार्केट रेट पे उसकी क्या वैल्यू होती, उसको हम परचेजिंग पावर पेरिटी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, लेट से इंडियाज प्रोड्यूस ₹100 वर्थ ऑफ गुड्स, एक्सचेंज रेट $1 का 80 है, तो नॉमिनल जीडीपी हमारा 1.25 होगा। बट इन इंडिया अ मील कॉस्ट 100, ये ₹100 में आप अच्छी थाली खा लोगे एक इंडिया में। इन द यूएस सेम मील कॉस्ट $10। तो मतलब एक प्लेट खाना खाने के लिए हमारा ₹10 ही $1 के बराबर हो जाता है कंपैरिजन वाइज, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक प्लेट खाना रखा, उसका प्राइस ₹10। हमारा एक प्लेट खाने का फूड का वैल्यू अगर ₹100 है, तो फिर हमारा ₹100 $10 के बराबर है, ठीक है। एक तरह से समझ सकते हो, जो भी हम फूड एंड सर्विसेज, गुड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं रुपया में, फिर उसको जीडीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से। अगर डायरेक्टली हम यूएस में ही उसकी वैल्यू देख लें कि यूएस में उसकी वैल्यू क्या होती, तो वो क्या बोलेंगे, परचेजिंग पावर पेरिटी। परचेजिंग पावर पेरिटी में हम थर्ड पे हैं। नॉमिनल जीडीपी में हम ऑलरेडी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यूएस सबसे ऊपर बैठा हुआ है $30 ट्रिलियन पे, चाइना ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है, जर्मनी 4.7 पे बैठा हुआ है, हम 4.19 पे बैठे हुए हैं। हमारे थोड़ा पीछे जापान चल रहा है।
जापान को अभी रिसेंटली हमने 2 महीने पहले क्रॉस किया है। यूके जो है उसके पीछे है, फ्रांस, इटली, कनाडा। तो अगर हम टॉप फोर्थ इकोनॉमी है तो क्या हम डेड इकोनॉमी है क्या? आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने इंडिया का ग्रोथ 2025 में 6.2 बोला है और 6.3 2026 में। हमने अपनी इकोनॉमी को ऑलमोस्ट डबल किया है 2015 से। अगर हम बात करें, बीच में कोविड भी आ गया था। IMF प्रोजेक्टेड दैट इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2028 तक। हम जर्मनी को भी क्रॉस करके हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, है ना। हम सीधे यूएस और जर्मनी, चाइना के बाद रहेंगे। तो अब अगर बात करना स्टार्ट करें, देखो कंपैरिजन पूरा स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑफ 10 इकोनॉमीज इन नॉमिनल जीडीपी, 10 इकोनॉमीज की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक जो था 1919 में 14 था। अगले 10 साल में बस हम एक पोजीशन आगे आ पाए, 13 पे आ गए। फिर अगले 9 ईयर्स में हम 11 पे आ गए। फिर उसके बाद 2024 तक हम 5 तक आ चुके थे। अभी हम 4 पे आ चुके हैं प्रेजेंटली, और हम 2030 तक थर्ड तक जा सकते हैं। अगर हम इसके अलावा परचेजिंग पावर पेरिटी के ऊपर बात करें, परचेजिंग पावर पेरिटी में हम 2009 में ही हम 3 पे आ चुके हैं, और आगे भी हम बहुत सालों तक 3 पे रहने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी व्हाट द नंबर सेज। अगर हम यूएस से कंपैरिजन करें तो यूएस का जो जीडीपी है उसके कंपैरिजन में हमारा जीडीपी अभी 14%, 13.7% के आसपास है। चाइना का जीडीपी यूएस का 63% के आसपास है ना। तो अगर हम यूएस के और पाकिस्तान का बोले तो सिर्फ 1.2% जीडीपी है यूएस के कंपैरिजन में। तो हम 14% ऑफ यूएस जीडीपी के आसपास है। अगर यूएस का ग्रोथ रेट 1.5 है, हमारा ग्रोथ रेट 6.4 है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, बिजार स्टेटमेंट देते रहते हैं। आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर। We have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ही इज यूजिंग मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक ऑन इंडिया, है ना। आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज यूजिंग आर्म ट्विस्टिंग टू हैव सम इकोनॉमिक कंसेशन की इंडिया जो है यूएस के बहुत सारे गुड्स पे टैरिफ अचानक से बहुत ज्यादा कम कर दे, रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे। दैट इज मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक। ये सब डेड इकोनॉमी बोलना, ये सारा रिमार्क उसी को रिफ्लेक्ट करता है। 1995 से लेकर 2005 तक हमारी इकोनॉमी 12 टाइम्स हुई है। यूएस की इकोनॉमी सिर्फ 4 टाइम्स हुई है उतने दिन में। जर्मनी की इकोनॉमी सिर्फ 3 टाइम हुई है। जापान की इकोनॉमी तो कम हो गई है इनफैक्ट। तो हमारी इकोनॉमी अगर 12 टाइम्स बढ़ी है और बढ़ते रहने वाली है। अगर हम मेजर इकोनॉमीज की बात करें तो मेजर इकोनॉमी में चाइना अगर 5% से ग्रो होगा, हम 6.4% से ग्रो होंगे। बाकी कंट्रीज देख लो, यूएस, कनाडा, यूके, ये जो G20 वाली कंट्रीज हैं, जो टॉप 20 इकोनॉमीज हैं। कॉन्ट्रास्टिंग द डेड इकोनॉमी। अब डेड इकोनॉमी को हम कंट्रास्ट करते हैं इकोनॉमिक डेटा से। ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन, इंडिया रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया हैज एक्सपेंडेड इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी फ्रॉम लेस देन 5% ऑफ द यूएस इकोनॉमी टू 14। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, ठीक है। तो क्या हम डेड इकोनॉमी है? शायद नहीं। और चीज आगे बात करते हैं। हम लोग वर्ल्ड के टॉप 5 एफडीआई रेसिपिएंट है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर की कंट्रीज से डायरेक्टली हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आने में हम 5th कंट्रीज हैं। ये यूनाइटेड नेशन का अनटार्ड रिपोर्ट बताता है। सबसे ज्यादा पैसा यूएस को जा रहा है, बट हमारे पास भी आ रहा है बाहर की कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट की। अगर हम लोग बात करें तो 5th पोजीशन पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इंडिया रैंकिंग एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई इंप्रूव टू 15th। ये 2025 का रैंकिंग आपको बता रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंट्रास्टिंग टू डेड इकोनॉमी, फास्टेस्ट टू रिकवर पोस्ट कोविड। कोविड के बाद फास्टेस्ट रिकवर करने वाले कंट्रीज में से हम एक थे। वाइल ग्रोथ स्लोड पोस्ट पैंडेमिक एंड ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पोस्टेड पॉजिटिव ग्रोथ। हमारा ग्रोथ रेट तब भी पॉजिटिव रहा। ट्रांसपोर्ट, रेलवे, ग्रीन एनर्जी, सारे सेक्टर हमारे बूम पे हैं। पीएम गति शक्ति, पीएलआई, डिजिटल इंडिया, सब कुछ स्कीम हम लोग चला रहे हैं। डेड इकोनॉमी, जहां अभी इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी, गिनी इंडेक्स आया था, उसमें हम 25.5 स्कोर किए हुए हैं या 0.255 स्कोर किए हुए हैं। फ्रांस, यूके, इटली, चाइना, यूएस में इनइक्वालिटी हमसे ज्यादा है। हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी कम है। डेड इकोनॉमी 100 प्लस कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं करता है। हमने 100 प्लस कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है डिफेंस गुड्स। डिफेंस गुड्स की बात कर रहे हैं। डेड इकोनॉमी एमएसएमई में रेवोल्यूशन लेके नहीं आता है। हमारा एमएसएमई
2020-21 से, कोविड के टाइम से अभी यहाँ 3 गुना हो चुका है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। कॉन्ट्रास्टिंग द डेड इकोनॉमी, हमारा डेड इकोनॉमी, हमारे यहाँ मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न मतलब 1 बिलियन वैल्यूएशन के स्टार्टअप्स हैं। थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप बेस है हमारा ग्लोबली। डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम में हम पूरे वर्ल्ड को लीड करते हैं। डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम, ये रहा हमारा डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम, टॉप इन द वर्ल्ड। तो हम डेड इकोनॉमी है। चैलेंज मास बाय ग्रोथ, एग्रीकल्चर अब देखो, अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, पॉजिटिव बातें हमने कर ली। चैलेंजेस मास बाय ग्रोथ, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस एंड लेबर एब्जॉर्प्शन। एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस है, लेबर का एब्जॉर्प्शन है। तो एग्रीकल्चर जो है उसमें बहुत सारे अभी भी लेबर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़रूरत नहीं है। वहां से लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करना बचा है, जिसको करना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम काफ़ी पीछे चलते हैं, 130 के आसपास चलते हैं। तो हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी में हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, स्किलिंग में हमें और काम करना पड़ेगा। विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, विमेन जो ज़्यादा लेबर में काम नहीं करती हैं, लेबर का मतलब सिर्फ गरीब लेबर से ध्यान नहीं रखो, वर्क फोर्स मतलब ऑफिसेज और हर जगह काम कम करती हैं। सिर्फ 33-7% उनका पार्टिसिपेशन है, इसको और बढ़ाना है, 50% तो ले जाना है। और क्या प्रॉब्लम्स है, हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड को जितना एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, सिर्फ 1.8% ही हमारा शेयर है। सर्विसेज में भी ज्यादा है बट 4.5% ही है। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लैक्स बिहाइंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पोस्ट 2019-20 से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा वीक रह गया है। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, इनइक्वालिटी कम है बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में, बट अभी भी है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अनइक्वल है, 75.2 मिलियन पॉपुलेशन स्टिल बिलो द पॉवर्टी। ट्रेड डेफिसिट एंड एक्सपोर्ट चैलेंज, ट्रेड का डेफिसिट है, एक्सपोर्ट में चैलेंज है। इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1% ऑफ जीडीपी, बट वीक ग्लोबल डिमांड हैज इंपैक्टेड एक्सपोर्ट। Challenge masked by growth, global geopolitical uncertainty. The economic survey highlights that ongoing conflict and trade policy risk could create vulnerabilities for India's economic stability. India's GDP per capita is still very low compared to developed countries, meaning the average Indian earns much less and may have lower access to services. Example, in 2022, India's GDP per capita was around $2,400, whereas it was $60,000 in the US and $43,000 in the Germany. तो ये सब हमारा जीडीपी पर कैपिटा जो है, ये रिच कंट्रीज हैं। जो अभी हमने फर्स्ट टॉपिक में रिच की बात की, तो रिच कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारा जीडीपी पर पर्सन तो कमी है। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमें लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें लेबर ज्यादा लगे, लेबर ज्यादा लगेगा, इंप्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होगा, तो इंप्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। एमएसएमई को मॉडर्नाइज करना है, लोगों को स्किलिंग कराना है, अप स्किलिंग कराना है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना है, मैटरनिटी बेनिफिट से, सेफ ट्रांसपोर्ट से, वर्क प्लेस पे क्रैश फैसिलिटी। क्रैश क्या होता है, क्रैश मतलब जहां बच्चों को खिलाया जा सके, है ना, जो जिनके बच्चे 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, वो अपने बच्चे लेके आ सकें। बच्चे वहां पे प्ले स्कूल जैसा खेल रहे हैं, बच्चों को संभालने के लिए वहां पे लोग हैं, ठीक है, और वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जरूरत हुई तो बीच बीच में लोग आ गए, इसको बोलते हैं क्रैश फैसिलिटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल चैलेंज फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, रिफॉर्म एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी को भी हमें क्या करना है, रिफॉर्म करना है। प्रमोट एग्रो प्रोसेसिंग, फार्म मैकेनाइजेशन एंड वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। स्ट्रेंथन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ाना है। मैक्रो स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाना है। टैक्स थ्रू जीडीपी रेशियो को हमें और ज्यादा बढ़ाना है, जीएसटी ओएसटी को रैशनलाइजेशन करते हुए, ठीक है। व्हाट इज द कंक्लूजन? India's economy trajectory from being branded around one of the fragile five to raising as one of the top 5 global economies is a remarkable turnaround. ठीक है, however, this growth narrative must now transition towards sustainable development. तो अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ट्रांजिशन होना चाहिए। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया था, ठीक है। लास्ट जो भी हम लोगों ने लास्ट दिन के क्वेश्चंस करे थे, है ना, एक क्वेश्चन हमने किस पे करा था, सीधे सीधे वेटलैंड्स के ऊपर किया था, वेटलैंड्स, रामसार कन्वेंशन वगैरह के ऊपर। तो उसका मॉडल आंसर आपको कहाँ मिलेगा, आज के इस टॉपिक में मिलेगा कि रामसार COP 15 से रिलेटेड आप बताओ। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड बताओ, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड्स क्या है वो आपने बता दिया। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड क्या है वो आपने बता दिया, पॉइंट वाइज सबका एक एक एग्जाम्पल दे दिया आपने। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस नॉलेज क्या है वो आपने बता दिया, एक एक एग्जाम्पल दे दिया। रेलेवेंस इन लाइट ऑफ रामसार COP 15 आउटकम वो भी आपने बता दिया और एक एक एग्जाम्पल दे दिया।
लास्ट में आपने कंक्लूजन लिख दिया। तो ऐसे करके आप इस आंसर को लिख सकते थे। ठीक है, ये टॉपिक हमने कल ही डिस्कस किया था, तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दूसरा है रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में, रिपेयर फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये रीशेपिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इन्फॉर्म्ड परचेजिंग, लाइफ स्टाइल, कॉस्ट माइंडेड, ये सब पूरा पूरा आप यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक हो गया। आप यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो। लास्ट में कंक्लूजन में आप SDG 12 और SDG 13 के बारे में मेंशन कर सकते थे। आज जो है हम क्वेश्चन लेके आए फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5। एक या तो डेड इकोनॉमी से रिलेटेड, या तो फ्रेजाइल 5 से टॉप 5, है ना, ऐसा कुछ करके ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और दूसरा अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, ऐसा करके क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो आपके साथ 2 क्वेश्चंस हैं, इन पे आप आंसर्स लिखिए और आंसर्स लिख के आप मुझे दिखाइए। ठीक है, तो ये हो गई बात आज के डेली करंट अफेयर्स की 5th के। बाकी 6 और 7th वाला भी हम जल्दी कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।